एक लम्हे के लिए इमेजिन करो आप एक ऐसे गांव में पैदा हुए हो जहां फैसिलिटीज तो दूर की बात, लोगों को काउंसलिंग तक का शऊर नहीं है, जहां स्पोर्ट्स के नाम पर लोग सिर्फ चंद एक गेम्स को ही जानते हैं। लेकिन उन लिमिटेड सी रिसोर्सेज के होते हुए भी खुद के बलबूते ओलंपिक्स में जाकर गोल्ड मेडल जीतने का नाम है अरशद नदीम। आज 92 की विक्ट्री को तो हर कोई जोरों शोर से सेलिब्रेट करता है और उसकी मिसालें दी जाती हैं। वहां तो तकरीबन 15-20 ममालिक हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में जहां दुनिया भर के एथलीट आए होते हैं, तो वहां पर एक शख्स का बिना किसी स्पोर्ट के इंडिविजुअली अपनी कंट्री के लिए गोल्ड मेडल जीतना किसी फिक्शन से कम नहीं है। जिन्होंने 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में अपनी सेकंड थ्रो की 92.97 मीटर्स की, और ओलंपिक्स की 100 साल तारीख में किसी भी एथलीट ने इतनी लंबी थ्रो नहीं की। जिसके बाद अरशद नदीम पहले पाकिस्तानी इंडिविजुअल एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन याद रहे कि ये वही अरशद नदीम है जिनके पास कुछ माह पहले तक न्यू जेवलिन खरीदने तक के रिसोर्सेज नहीं थे, और जो इस ओलंपिक से पहले पिछले 7-8 साल से एक ही जेवलिन को यूज कर रहे थे। जो एक्सपेंसेस उनके ट्रेवल और उनकी ट्रेनिंग पर आए वो उनकी और उनकी फैमिली के जेब से गए। यानी कि इस गोल्ड मेडल को जीतने के पीछे किसी किस्म की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं थी। तो ये कहानी है उस मेहनत और यकीन की जिसकी वजह से आज अरशद नदीम अपनी लाइफ की इतनी बड़ी अचीवमेंट कर पाए। तो ये बात शुरू होती है 2 जनवरी 1997 में, जब मियां चन्नू के एक गरीब घराने में अरशद नदीम आंख खोलते हैं। बचपन से ही अरशद स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते थे, जिसमें वो क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन थे। लेकिन बचपन से ही अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने कभी खुलकर इस चीज का जिक्र नहीं किया। लेकिन उनकी फैमिली इस मैटर में बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बिलखसूस उनके बड़े भाई अरशद नदीम, जिन्होंने ये बोला हुआ था कि तुम अपने इस शौक को पूरा करो, घर को मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद अरशद नदीम की लाइफ में एक पर्सनालिटी की एंट्री होती है। उनके फर्स्ट कोच रशीद अहमद साकी, जो कि खुद एक फॉर्मर एथलीट थे, उन्होंने अरशद नदीम को एक लोकल स्पोर्ट्स कंपटीशन में देखा था, जहां अरशद ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में काफी इंप्रेसिव नजर आ रहे थे, स्पेशली इन जेवलिन थ्रो। बैम्बू के दरख्त की एक स्टिक थी जिसे वो एज अ जेवलिन यूज कर रहे थे। तब रशीद अहमद ने नोटिस किया कि ये लड़का स्ट्रॉन्ग है, भागता भी तेज है और इसकी थ्रो भी अच्छी है, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि अगर इस पर काम किया जाए तो आगे जाकर ये कुछ बड़ा करेगा। जिसके बाद जब अरशद अपनी टीन एज में आए तो उन एक्सपेंसेस पर जो उनकी फैमिली ने इकट्ठे किए हुए थे, उनकी बेसिस पर वो अपनी फर्दर ट्रेनिंग के लिए लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद ट्रैवल करने लग गए। और साल 2016 में उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसकी वजह से वो IAF हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर में हायर ट्रेनिंग लेना शुरू हो गए थे। और उसी साल अरशद नदीम ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया एज अ जेवलिन थ्रोअर। उनकी लाइफ का जो पहला टूर्नामेंट था वो थी गुवाहाटी, इंडिया में होने वाली 2016 की साउथ एशियन गेम्स, जिसमें अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हैं। उसी साल जून में एक और ब्रॉन्ज मेडल अरशद के हिस्से में आता है एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। जिसके बाद 2017 की इस्लामिक सोलिडेरिटी गेम्स और इंडोनेशिया में होने वाली एशियन गेम्स में भी अरशद ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हैं। यानी कि अभी तक अरशद के हिस्से में कोई गोल्ड या सिल्वर मेडल नहीं आया था। लेकिन फिर दिसंबर 2019 में अरशद नदीम अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, जब नेपाल में होने वाली साउथ एशियन गेम्स में अरशद ने अपनी बेस्ट 86.29 मीटर्स की थ्रो की। यहाँ तक तो अरशद साउथ एशियन गेम्स वगैरह खेलते आए थे, लेकिन अब उनका नेक्स्ट स्टेप था 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स। और यही वो टाइम था जब इस टूर्नामेंट के बाद अरशद को थोड़ी सपोर्ट मिलने लगी स्पोर्ट्स फेडरेशन से। लेकिन ये क्लेम सिर्फ मीडिया तक ही रहे, क्योंकि अरशद नदीम के फादर ने इंकिशाफ किया कि अपने पहले ओलंपिक्स के लिए अरशद अपने घर के लॉन में खुद के बिहाफ पर उसकी तैयारी करते थे। यानी कि वो बंदा और उसके जैसे ना जाने और कितने प्लेयर्स जो पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है, उनको सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट मौजूद ही नहीं है। जुलाई 2020 आता है और अरशद उस ओलंपिक्स में नंबर 5 पर फिनिश करते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी एक ओलंपिक्स के डेब्यूटेंट के लिए, लेकिन बजाय इस चीज को अप्रिशिएट किया जाता, उस वक्त जो पाकिस्तानी दस्ते के चीफ थे जिसने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था, ब्रिगेडियर जहीर अख्तर, वो ये जरूरी समझते हैं कि मीडिया पर यह स्टेटमेंट दी जाए कि अरशद के 5th पोजीशन लेने की वजह थी उनका सोशल मीडिया का ज्यादा यूज करना। जिसके बाद साल 2022 की कॉमनवेल्थ गेम में अरशद गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, जब उन्होंने 90.18 मीटर्स की एक मैसिव थ्रो फेंकी। तो इसके बाद अरशद रुकते नहीं हैं और टाइम के साथ साथ खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं। इस टाइम तक अरशद नदीम के स्पोर्ट्स फेलो यानी इंडिया के नीरज चोपड़ा, उनसे उनकी काफी अच्छी किनशिप डेवलप हो चुकी थी। फर्स्ट टाइम इन दोनों की मुलाकात हुई थी 2016 की साउथ एशियन गेम्स में, जिसके बाद कई मौकों पर इन दोनों ने स्टेज को शेयर किया था। और वो 2023 की वर्ल्ड
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ही थी जब दोनों ने मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट को शेयर किया था, जहां नीरज ने गोल्ड मेडल हासिल किया था और अरशद के हिस्से सिल्वर मेडल आया था। वी ऑल रिमेंबर कि उस दिन हमने कितनी दुआएं की थी अरशद के लिए। लेकिन यहीं पर एक बात काफी नोटेबल है और साथ ही हमारे लिए लम्हा फिक्रिया भी है कि दोनों एथलीट्स अपनी अपनी कंट्रीज में किस तरह ट्रीट किए जाते हैं। कि एक तरफ हमारे हमसाया मुल्क में उनके एथलीट को बेस्ट फैसिलिटीज और कोचिंग स्टाफ प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ओवरऑल नीरज चोपड़ा एक बेस्ट एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारे मुल्क में हमारे उस एथलीट को जो दुनिया के सामने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपको गवर्नमेंट से बेसिक ट्रेनिंग फैसिलिटीज की फराहमी के लिए भी डिमांड करता नजर आएगा। ये है दो मुल्कों की आइडियोलॉजी। वो तो शुक्र है कि अभी हाल ही में PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स ने अरशद को सपोर्ट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से वो साउथ अफ्रीका गए ताकि उन्हें पेरिस ओलंपिक्स की ट्रेनिंग के लिए बेटर एनवायरनमेंट मिल सके, जिसका फल फिर अरशद को मिलता है स्टेडे दे फ्रांस में। 6 अगस्त का वो दिन था जब फ्रांस के उस आइकॉनिक फुटबॉल स्टेडियम में जेवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड था। 32 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे और 84 मीटर्स का मिनिमम टारगेट सेट था कि जो एथलीट इतनी लंबी थ्रो करता फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता, और अरशद नदीम अपनी पहली ही बारी में 86.59 मीटर्स की थ्रो करते हैं और डायरेक्ट ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। जिसके बाद 8 अगस्त को फाइनल राउंड था। जल्दी से मैं जेवलिन थ्रो के फाइनल्स के रूल समझा देता हूँ। 12 एथलीट्स फाइनल राउंड में क्वालिफाई करते हैं आउट ऑफ 32, जिसमें हर एथलीट को 3 थ्रोज करने को मिलती हैं, और उन 3 थ्रोज के बाद टेबल में एंड पर जो 4 एथलीट स्टैंड कर रहे होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, जिसके बाद बाकी के एथलीट्स को 3 और थ्रोज करने का मौका मिलता है। जिसके बाद उन टोटल 6 थ्रोज को देखा जाता है और टॉप 3 को मेडल दे दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। वेल इसी के साथ फाइनल राउंड स्टार्ट होता है और अरशद नदीम अपनी सेकंड थ्रो ही एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग करते हैं। 92.97 की वो मॉन्स्टर थ्रो ओलंपिक्स की हिस्ट्री की सबसे लंबी थ्रो थी। उनके जो कॉम्पिटिटर थे उस फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडल के लिए फेवरेट थे, वो 89.34 की थ्रो करते हैं, यानी कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुके थे। What a massive moment! Congratulations to all Pakistanis. 32 साल तक पाकिस्तान ने जो ओलंपिक मेडल्स की कह साली देखी थी वो हमारे नेशनल हीरो अरशद नदीम के इस गोल्ड मेडल के साथ खत्म हुई, और साथ ही ये पाकिस्तान का फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल है ट्रैक एंड फील्ड गेम्स में और इंडिविजुअल भी, क्योंकि इससे पहले जो 3 गोल्ड मेडल्स आए थे वो पाकिस्तान हॉकी में जीता था इन 1956, 1960 एंड 1968। पाकिस्तान के मेडल सिर्फ 92 तक ही थे, वो भी सिर्फ हॉकी में। हॉकी का डाउनफॉल हुआ तो मेडल्स आने भी रुक गए। लेकिन ये याद रखें कि अरशद इज अ सेल्फ मेड। अरशद नदीम की इस जीत में कोई हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी, किसी किस्म की प्रमोशन नहीं थी और मीडिया अटेंशन भी बहुत कम थी। ये जीत सिर्फ अरशद नदीम की जीत है और उनकी फैमिली की जीत है, और आज इस जीत पर खुद का वीएन कहकर इस पर अपना टैग लगा देना सरासर दोगलापन है हुकूमत का। तो ऐसे भद्दे क्लेम्स करने के बजाय हुकूमत अगर सच में वीएन दिखाए तो आज जहां सिर्फ 7 एथलीट्स ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इस ओलंपिक्स में, 2028 के ओलंपिक्स तक इसकी तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। इन दी एंड वेल डन अरशद नदीम, वी ऑल नेशन आर प्राउड ऑफ यू। और लाहौरियों ने तो कल रात 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर अपने नेशनल हीरो का वेलकम करके बता भी दिया है।